हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने फ्रांसीसी कंपनी के भारत आगमन के बारे में देखा था और आज हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के भारत आगमन के बारे में जो बची हुई बातें हैं उनके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है और 1668 ईस्वी में इनका जो कारखाना है वो सूरत में और फिर मसूलीपट्टनम में खोला जाता है। कुछ कारणों की वजह से 1720 ईस्वी में कंपनी का यानी कि फ्रांसीसी कंपनी का फिर से पुनर्गठन किया जाता है और फिर कंपनी के उत्थान के लिए धीरे धीरे ये जो यहाँ के जो मतलब फ्रांस के जो गवर्नर थे या फिर जो भी अधिकारी आते थे वो प्रयासरत रहते हैं। और इसी क्रम में 1742 ईस्वी में डुप्ले की नियुक्ति होती है। कहाँ? भारत में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में। अब देखिए, अब हम लोग आज उससे आगे की बात जानेंगे। सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। फ्रेंड्स, जैसे ही डुप्ले की नियुक्ति भारत में होती है, फ्रांसीसियों के राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगते हैं, क्योंकि फ्रांस की कंपनी जब आई थी तो उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उनका उद्देश्य राजनीति में भी अपना सर्वोच्चता कायम करना हो जाता है, यानी कि राजनीति में भी वे चाहते हैं कि उनकी ही सर्वोच्चता कायम हो जाए। तो इस प्रकार अपने अपने वाणिज्यिक हितों के संरक्षण एवं विस्तार की आवश्यकता ने भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी कंपनियों को की सर्वोच्चता को लड़ाई लड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, इसी क्रम में जो ये डुप्ले रहते हैं जिनकी नियुक्ति 1742 ईस्वी में हुई रहती है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया कि 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया जो अंग्रेजी कंपनी का मुख्यालय था। ठीक है, तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत नहीं था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनियों ने उठाया था। जब अंग्रेज और फ्रांस की कंपनियां भारत में आई थी, या मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब पुर्तगाल और डच भी आए थे, उस समय जो भारत की स्थिति थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, यानी कि विभिन्न राज्य थे और उन राज्यों की जो शक्तियां थी वो एकीकृत नहीं थी, वो आपस में ही लड़ाई करते रहते थे। इसलिए जो भी कंपनियां आईं उनका जो शासन चला भारत पे, व्यापार पे जो उनका अधिकार हुआ, इसका मुख्य कारण था दोस्तों कि भारत का स्वरूप एकीकृत नहीं होना, और इसी का लाभ यूरोपीय कंपनियां उठाती थी और उठाती ही नहीं थी, बहुत अच्छे से उठाती थी। उस समय दक्षिण क्षेत्र में विशेषकर कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी के क्षेत्र में फ्रेंड्स राजनीतिक अस्थिरता कायम थी। यानी कि कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी ये जो तीन राज्य थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, जिसका पूरा लाभ यूरोपीय कंपनियों ने उठाया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इन यूरोपीय कंपनियों ने कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी का क्षेत्र का जो लाभ था, जो राजनीतिक अस्थिरता का लाभ था, उसे कैसे उठाया। इसी क्रम में हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में देखते हैं, या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, यानी कि जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए थे उन्हें हम कर्नाटक युद्ध के भी नाम से जानते हैं। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रेंड्स 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में हुआ था, यानी कि 1746 से 1748 के बीच भारत में चला था प्रथम कर्नाटक युद्ध। कितने साल हुआ? 2 साल हुआ फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध में प्रत्यक्ष कारण जो दिख रहा था वो था कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष। यानी प्रत्यक्ष कारण का मतलब हुआ दोस्तों कि जो हम लोग देख सकते हैं, आगे सामने जो हम लोग देख रहे हैं, वो कारण सभी को क्या नजर आ रहा था कि कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष ये हो रहा है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे का मतलब कर्नाटक में जो लोग हैं उनका दूसरे का साथ दे रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इसका जो अप्रत्यक्ष कारण था, यानी कि जो लोग नहीं देख पा रहे थे, या जो मूल कारण भी कह सकते हैं, वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध दोस्तों, जो यूरोप में चल रहा था। कहाँ चल रहा था? यूरोप में चल रहा था। और ये युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1740 ईस्वी में
शुरू हुआ। और इसी युद्ध का प्रभाव भारत में भी पड़ता है, किस पे? अंग्रेज कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध यूरोप में चल रहा था वो वहाँ पे अंग्रेज और फ्रांस के बीच ही चल रहा था। और जब ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू होता है फ्रेंड्स, उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन रहते हैं? डुप्ले, पांडिचेरी का गवर्नर। पांडिचेरी के गवर्नर हम लोग इसलिए बोलेंगे कि उस समय फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसका मुख्यालय कौन था? तो वो था पांडिचेरी। और जो अंग्रेजी कंपनियां थी उसका जो मुख्यालय था वो था मद्रास। तो क्या हुआ? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज गवर्नर मोर्स। ठीक है, जब ये युद्ध शुरू हुआ फ्रेंड्स 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में, जब इसकी खबर भारत में पहुंचती है कि वहाँ यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के लिए अंग्रेज और फ्रांस के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तो डुप्ले जो रहते हैं फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर, उन्होंने क्या किया कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। अब इन्होंने कर्नाटक के नवाब से क्यों अनुरोध किया, क्यों निवेदन किया इन्होंने, इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से इसलिए अनुरोध किया था दोस्तों, क्योंकि मद्रास और पांडिचेरी के जो बंदरगाह थे वो कर्नाटक राज्य में ही आते थे। इसलिए डुप्ले ने अनवरुद्दीन से निवेदन किया था कि वो अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे, क्योंकि डुप्ले को आशंका थी कि जो युद्ध यूरोप में उन दोनों देशों के बीच छिड़ा है वो भारत में भी छिड़ सकता है। लेकिन डुप्ले ने क्या किया कि कूटनीति का सहारा लिया। डुप्ले जो था वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था दोस्तों, और कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को उसने शांत कर दिया। यानी कि अंग्रेजों को बोला कि हम लोग यहाँ पे यूरोप में होने वाले युद्ध का असर नहीं होने देंगे, और खुद क्या किया कि सितंबर 1746 ईस्वी में मॉरिशस के गवर्नर लाबुर्दोनी की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लेता है वो। ठीक है, ये डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया था यहाँ पे, और 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। और आप ये नाम याद रखेंगे कि मॉरिशस के गवर्नर लाबुर्दोनी की सहायता से, क्योंकि आपके ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। और यहीं से शुरू होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। जो युद्ध यूरोप में चल रहा था वो युद्ध फिर भारत में भी चलने लगा, और ये कब आरंभ हुआ? 1746 ईस्वी में। लेकिन इसी बीच क्या होता है फ्रेंड्स कि डुप्ले और लाबुर्दोनी के बीच ही मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर, और लाबुर्दोनी जो है वो क्या करता है कि अंग्रेजों से 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास को फिर अंग्रेजों को वापस कर देता है। अब लाबुर्दोनी जो है वो मद्रास को अंग्रेजों को वापस करके फिर से मॉरिशस लौट गया। लेकिन ये जो डुप्ले था फ्रेंड्स, उसने क्या किया कि मॉरिशस लौटने के बाद, किसके लौटने के बाद? लाबुर्दोनी के लौटने के बाद मद्रास पर फिर से दोबारा अधिकार कर लिया। और फिर जो डुप्ले था फ्रेंड्स, उसने कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उससे भी वादा किया था कि जब मद्रास पर अधिकार कर लेगा तो जो मद्रास का क्षेत्र है वो कर्नाटक के नवाब को सौंप देगा। लेकिन डुप्ले ने यहाँ पे भी कर्नाटक के नवाब के साथ धोखा किया, और जो मद्रास पर अधिकार किया तो वो डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। मद्रास जो था वो कर्नाटक के नवाब को नहीं सौंपा। अब इस कारण क्या होता है दोस्तों कि जो अनवरुद्दीन रहते हैं उनके पुत्र महफूज खां रहते हैं। नवाब ने क्या किया कि अपने पुत्र महफूज खां को डुप्ले की सेना से युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। कोई किसी से वादा करे और उसे पूरा ना करे तो स्वाभाविक है कि गुस्सा तो आएगा ही, और यही स्थिति जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, उनके साथ हुआ। इस समय क्या हुआ कि डुप्ले की फ्रांसीसी सेना ने नवाब की सेना को पराजित कर दिया। यानी कि जो महफूज खां के नेतृत्व में कर्नाटक के नवाब की ओर से युद्ध लड़ा जा रहा था, उससे डुप्ले की फ्रांसीसी सेना ने पराजित कर दिया।
जब डुप्ले ने नवाब के पुत्र के महफूज खां की बहुत बड़ी सेना थी दोस्तों और उसे पराजित किया तो डुप्ले इतना उत्साहित हो जाता है, आप उत्साहित ही नहीं इसे अति उत्साहित बोलेंगे, कि उत्साह में आकर इसने क्या किया कि पांडिचेरी के दक्षिण में अंग्रेजों की एक दोस्ती थी अंग्रेजों की एक बस्ती थी फ्रेंड्स, और उसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड। क्या नाम था? पांडिचेरी के दक्षिण में फोर्ट सेंट डेविड अंग्रेजों की बस्ती थी। उस पे क्या किया कि इस डुप्ले ने अधिकार करने के लिए घेरा डाल दिया, और ये घेरा उसने 1.5 साल तक डाले हुए रखा, लेकिन फिर भी वो इस फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने में असफल रहा था। आप इस बात को याद रखेंगे। अब जब अंग्रेजों ने देखा कि डुप्ले ने फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाले रखा है, तो उन्होंने क्या किया कि पांडिचेरी पर अधिकार के लिए अंग्रेजों ने घेरा डाल दिया, लेकिन अंग्रेजों का भी ये जो प्रयास था वो भी असफल रहता है। दोनों का प्रयास असफल रहता है। लास्ट में जो होता है वो होता है युद्ध की समाप्ति, और युद्ध की समाप्ति कैसे होती है वो देखिए। 1748 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक्सला-सापेल की संधि हो जाती है। कहाँ? यूरोप में होती है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि यूरोप में ही ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, और उसका प्रभाव था जो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे वो आपस में लड़ने लगे थे। ऐसा जब एक्सला-सापेल की संधि होती है यूरोप में, उसके बाद भारत में भी इनकी जो लड़ाई है वो समाप्त हो जाती है। आगे क्या हुआ कि इस संधि के तहत अंग्रेजों को जो था वो भारत में मद्रास मिल गया, और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग मिल गया, जिसके लिए उनके बीच युद्ध चल रहा था। इसके बाद आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो चलता है 1751 से 1755 ईस्वी तक। अब इस युद्ध की जो परिस्थितियां थी फ्रेंड्स वो कैसे बनी, वो इस युद्ध की परिस्थितियां जो थी वो भारत में निर्मित हुई थी। लेकिन इस युद्ध की परिस्थितियां कैसे बनी, हुआ ये था कि जब डुप्ले ने कर्नाटक की सेना को हराया था, इसके बाद उस युद्ध के बाद अंग्रेज और फ्रांस ये समझ गए थे कि भारत की जो सैनिक है वो जो सैनिक शक्ति है वो एकीकृत नहीं है, और हम लोग आराम से हरा सकते हैं। और तभी से जो दोनों कंपनियां थीं वो अपना और ज़्यादा अधिकार करने के लिए, अपना और ज़्यादा वर्चस्व कायम करने के ताक में ही लगी रहती थी। और इसी क्रम में द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू होता है। और ये कहाँ होता है? इसका जो तात्कालिक कारण था द्वितीय कर्नाटक युद्ध का दोस्तों, वो भारत में था। बाकी जो 2 और युद्ध हुए हैं, पहला और तीसरा, उसका जो तात्कालिक कारण जो था वो यूरोप में शुरू हुआ था। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा युद्ध था जिसका तात्कालिक कारण भारत में शुरू हुआ था? तो वो था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, आप ये याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। अब ये तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों, ये मैं आपको बताती हूँ। हैदराबाद में और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ठीक है, हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क थे पहले शासक, जिनकी मृत्यु हो जाती है, और उनके 2 पुत्र रहते हैं, मुजफ्फर जंग और एवं नासिर जंग। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है कि मैं नवाब बनूंगा या मैं राजा बनूंगा। वहीं कर्नाटक में क्या होता है कि कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन रहते हैं, और अनवरुद्दीन के एक दोस्त रहते हैं नवाब अली, उनके दामाद चंदा साहब के बीच ये कर्नाटक की जंग छिड़ती है। किसके बीच? यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच। और ये चंदा साहब कौन रहते हैं? तो अनवरुद्दीन के दोस्त नवाब अली के दामाद रहते हैं। अब इस युद्ध का जो वैसे भी जो फ्रांसीसी और अंग्रेजी शक्तियाँ थी वो विस्तार करना चाहती थी भारत में, और उन्होंने सोचा कि हम लोग इस युद्ध का फ़ायदा उठाते हैं। अब क्या होता है आगे फ्रेंड्स कि अंग्रेज क्या करते हैं कि हैदराबाद में नासिर जंग का और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ देते हैं। फ्रांसीसी तो वैसे भी अनवरुद्दीन का साथ नहीं देने वाले थे, क्योंकि अनवरुद्दीन के साथ उनका युद्ध पहले हो चुका था।
तो क्या हुआ, हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ किसने दिया, अंग्रेज़ों ने दिया। और फिर फ्रांस में फ्रांसीसियों ने क्या किया फ्रेंड्स कि हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया। किसका किसका साथ दिया, अंग्रेज़ों ने हैदराबाद में नासिर जंग, कर्नाटक में अनवरुद्दीन, जबकि फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया। अब डुप्ले ने क्या किया कि मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के चंदा साहब की मदद से डुप्ले ने क्या किया कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर हमला कर दिया। कब, 3 अगस्त हमला करवा दिया और 3 अगस्त 1749 ईस्वी को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है और उसका जो पुत्र रहता है मोहम्मद अली वो भाग जाता है। यानी कि फिर से जो फ्रांसीसी हैं उनकी विजय अनवरुद्दीन पर होती है। और इसमें लड़ तो रहे थे अनवरुद्दीन से मुजफ्फर जंग और चांद साहब, लेकिन जो मुख्य रूप से जो लड़ाई थी वो डुप्ले की सेना और उधर अंग्रेजी के जो गवर्नर थे उनकी सेना के बीच में। और फिर क्या होता है, जैसे कि अनवरुद्दीन मारा जाता है वैसे ही कर्नाटक पर चंदा साहिब का अधिकार हो जाता है। और ये चंदा साहिब इतने खुश हो जाते हैं कि इन्होंने पांडिचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार में दे दिया। अब जब अंग्रेज देखते हैं कि कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव बहुत बढ़ गया है, फ्रांसीसी प्रभाव स्थापित हो चुका है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हैदराबाद के नसीरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध अभियान के लिए प्रेरित किया कि आप अभियान कीजिए, वहाँ से जो फ्रांसीसी प्रभाव है या जो चंदा साहब हैं उनको हटाइए। 1750 ईस्वी में फ्रेंड्स नासिर जंग का कर्नाटक पर आक्रमण होता है और जब ये आक्रमण होता है तो नासिर जंग ने क्या किया कि मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। लेकिन डुप्ले ने फिर यहाँ कूटनीति का सहारा लिया और क्या किया कि नासिर जंग के सभी सैन्य अधिकारी और जो उसके करीबी थे उनको प्रलोभन देकर नासिर जंग की हत्या करवा दी तथा मुजफ्फर जंग को नवाब घोषित कर देता है। ठीक है, लेकिन जब ये मुजफ्फर जंग को नवाब घोषित करता है फ्रेंड्स, तो मुजफ्फर जंग की नवाब के पद पर बैठने के पहले ही हत्या हो जाती है। और उसके बाद डुप्ले ने क्या किया कि नासिर जंग के ही छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया, जिससे कि सलावत जंग बहुत खुश होता है और फ्रांसीसियों को उत्तरी प्रदेश उपहार में दे देता है। अब आगे देखिए क्या होता है कि 1751 ईस्वी में मद्रास का अंग्रेज गवर्नर जो है वो सैंडर्स बनकर भारत आता है। इसके पहले कौन था, मोर्स था, आप नाम याद रखेंगे। सैंडर्स ने क्या किया कि आते ही कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए कुछ सैनिकों को त्रिचन्नापल्ली भेजा। ठीक है, यहाँ पे सैनिकों का फ्रेंड्स आप इसे ठीक कर लेंगे। कुछ सैनिकों को त्रिचन्नापल्ली भेजता है और जैसे ही ये सैंडर्स सैनिकों को त्रिचन्नापल्ली भेजता है, फ्रांसीसियों ने भी अपनी सेना वहाँ पे भेज दी और इस तरह से एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये त्रिचन्नापल्ली का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उस समय जो बाकी जो शक्तियाँ थी मराठे या मैसूर, उन लोगों ने क्या किया था कि अंग्रेज़ों का साथ दिया था। लेकिन जब यहाँ पे त्रिचन्नापल्ली में जब फ्रेंड्स युद्ध चलता रहता है, उसी समय क्या होता है कि क्लाइव की सलाह से सैंडर्स द्वारा कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण कर दी जाती है। और जब आक्रमण होता है ये तो सैंडर्स यहाँ पे जीत भी जाता है। जब ये खबर सुनने में आती है कि अर्काट पर आक्रमण हुआ है, किसको, चंदा साहब को, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र रजा खां को भेजा, किससे, सैंडर्स की सेना से युद्ध करने के लिए। लेकिन रजा खां की हार हो जाती है और रजा खां को अपनी सेना वापस पीछे लाना पड़ता है। ऐसे 1751 ईस्वी में त्रिचन्नापल्ली पर अधिकार हो जाता है अंग्रेज़ों का और मोहम्मद अली जो है वो नवाब बन जाता है वहाँ का। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है फ्रेंड्स। ये जो डुप्ले हैं वो हिम्मत हारने वाले इंसान नहीं थे और उन्होंने क्या किया कि जिन मराठों तथा मैसूर के शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उन्होंने क्या किया, डुप्ले ने फिर ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि मराठों तथा मैसूर के शासकों को अपने पक्ष में मिला लिया और फिर से त्रिचन्नापल्ली पर 1753 ईस्वी में घेरा डाल दिया।
लेकिन जैसे ही घेरा डाला जाता है और फ्रांस जो डुप्ले हैं उनका प्रभाव बढ़ भी रहा था, लेकिन उसी समय क्या होता है कि फ्रांस की सरकार जो रहती है वो डुप्ले की युद्ध नीति से परेशान होकर डुप्ले को वापस बुला लेती है। कहाँ? फ्रांस वापस बुला लेती है दोस्तों, क्योंकि ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो फ्रांस की सरकार के नियंत्रण में थी, और सरकार के नियंत्रण में होने के कारण डुप्ले को फिर वापस जाना पड़ता है। और डुप्ले के जाने के बाद गोंडानियो गवर्नर नियुक्त होके भारत आते हैं, और जब गोंडानियो गवर्नर नियुक्त होके जब भारत आते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आपको जाकर वहाँ पे युद्ध नहीं करना है, आपको सलाह के साथ रहना है एक दूसरे के साथ। तो इसी क्रम में 1755 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के बीच पांडिचेरी की एक संधि होती है, जिसके तहत एक दूसरे के विजित प्रदेशों को, यानी कि जो अंग्रेजों ने फ्रांस के प्रदेश जीते थे और फ्रांस ने जो अंग्रेज के प्रदेश जीते थे, उन दोनों ने क्या किया कि एक दूसरे को विजित प्रदेश को वापस कर दिया और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने का भी प्रावधान था इस संधि में। यानी कि इस संधि में प्रावधान था कि दोनों देश, जो दोनों कंपनियां हैं, वो भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाया और डुप्ले चले जाते हैं और गोंडानियो जब आते हैं और इन्होंने पांडिचेरी की संधि की, उसके बाद इतना तय हो जाता है कि जो आगे का जो शासन है वो अंग्रेजों के हाथ में ही रहने वाला है और अंग्रेज लंबे समय तक शासन करेंगे। और हुआ भी ऐसा। अगर फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को अगर नहीं बुलाया होता वापस, तो आज स्थिति कुछ और भी हो सकती थी, क्योंकि ये डुप्ले जो थे इन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया था और उनको काफ़ी मजबूती के साथ टक्कर भी दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे के क्लासेस में हम लोग जो आंग्ल फ्रांस के बारे में जो तृतीय युद्ध हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, और फ्रांस का फिर पतन कैसे होता है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।